हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप ऑल आर यू डूइंग वेल। आज हम यूनिट 6 पढ़ेंगे। सोशोलॉजी के सेकंड पेपर का यूनिट 6 जो नेट एमपी सेट का पेपर होने वाला है उसका यूनिट 6 देखेंगे सोशोलॉजी में। तो चैप्टर का नाम है विनिमय, उत्पादन की विधियाँ और संपत्ति। तो सबसे पहले इसका इंट्रो पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था का उद्देश्य समाज के पास उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन उपभोग द्वारा की जाती है। तो अर्थव्यवस्था का उद्देश्य मेनली है समाज के पास जो भी उपलब्ध संसाधन है उन संसाधनों के द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो ये जो इनकी इंटरडिपेंडेंसी है उसको बोलेंगे अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट पढ़ेंगे पूंजी। पूंजी मतलब कैपिटल। पूंजी में देखेंगे, पूंजी वह धनराशि होती है जिससे कोई व्यवसायी अपना व्यवसाय प्रारंभ करता है। यह व्यवसाय में स्थिर तथा कार्यशील पूंजी के रूप में दिखाई देती है। तो दो तरह की पूंजी होती है, एक होती है स्थिर और एक होगी कार्यशील पूंजी। जैसे भूमि, भवन, मशीनरी, नकद मुद्रा या कार्यशील पूंजी के रूप में। अतः यह विभिन्न रूपों में शामिल होकर अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है पूंजी, और पूंजी दो तरह की होगी, एक होगा कार्यशील पूंजी और एक होगी स्थिर पूंजी। स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी। फिर नेक्स्ट देखेंगे पूंजी का अर्थ। पूंजी का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो पूंजी का अर्थ दिया गया है कि धन का उपयोग जब उत्पादन कार्य में किया जाता है तो वह धन पूंजी कहलाता है। इसलिए पूंजी से आशय मनुष्य द्वारा निर्मित उन सभी वस्तुओं से है जो उत्पादन में प्रयुक्त होती हैं। जैसे किसी व्यक्ति के पास बैंक में जमा पैसा धन है, पूंजी नहीं है, लेकिन उसी धन को कारखाना खोलकर उत्पादन कार्य में लगाया जाता है तो वह पूंजी कहलाती है। विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई पूंजी की परिभाषा। तो बेसिकली इन्होंने पूंजी को डिफाइन किया है और बोला गया है कि पूंजी वह है जो उत्पादन का कार्य करती है। अगर तुम्हारे बैंक में पैसा पड़ा हुआ है तो वह पूंजी नहीं है, वह केवल धन है जब तक कि उसका उपयोग उत्पादन कार्य में नहीं किया जाता। तो उत्पादन कार्य में करने के बाद धन पूंजी होता है। तो प्रोफेसर मार्शल ने इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि भूमि के समस्त निःशुल्क उपहारों के अतिरिक्त वह संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है पूंजी कहलाती है। कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप बेचकर आय प्राप्त कर सकते हैं वह पूंजी कहलाएगी। यदि कोई वस्तु ऐसी है जो फ्री वाली है या मतलब प्राकृतिक रूप से आपको मिल रही है पर आपको उसका कोई शुल्क नहीं देना पड़ रहा तो उसे पूंजी नहीं कहेंगे। नेक्स्ट थॉमस ने जो डेफिनेशन दी उसको देखेंगे। भूमि को छोड़कर पूंजी व्यक्तिगत सामूहिक संपत्ति का वह भाग है जो अधिक धन के उत्पादन में सहायक होता है। तो भूमि को छोड़कर पूंजी व्यक्तिगत तथा सामूहिक संपत्ति का वह भाग है जो अधिक धन के उत्पादन में सहायक होता है। तो अधिक धन कमाने के लिए पूंजी सहायता करती है। तो ये किसने बोला है? थॉमस ने बोला है। प्रोफेसर चैपमैन ने बोला है, पूंजी वह धन है जो आय प्रदान करती है अथवा आय के उत्पादन में सहायक होती है अथवा जिसे प्रयोग में लाने का इरादा है। तो इन्होंने भी वही बोला है कि पूंजी वह धन है जो आय प्रदान करती है और आय के उत्पादन में सहायक होती है। नेक्स्ट देखेंगे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ याद रखिए, एडम स्मिथ ने बोला है, पूंजी किसी मनुष्य के स्टॉक का वह भाग है जिससे आय प्राप्त करने की आशा रखता है। तो पूंजी स्टॉक का वह भाग है, मतलब किसी ने स्टॉक में अगर पूंजी रखी हुई है तो पूंजी वो केवल उसी को कहेगा जिससे वह धन प्राप्त करने की अपेक्षा करता है। तो यह एडम स्मिथ की है, इसको याद रखिए। एडम स्मिथ और प्रोफेसर मार्शल इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखेंगे प्रोफेसर फिशर। तो फिशर के अनुसार पूंजी भूतकालीन श्रम द्वारा उत्पन्न की गई वह संपत्ति है जिसका व्यवहार अधिक उत्पादन के लिए किया जाता है। तो पूंजी भूतकालीन श्रम द्वारा, भूतकाल में आपने कोई श्रम किया होगा जिससे आपको धन मिला होगा, वो आपने जमा करके रखा होगा और आप वर्तमान में उसका उत्पादन में प्रयोग करेंगे जिसको हम पूंजी कहेंगे। ये प्रोफेसर फिशर की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट देखेंगे पूंजी के आवश्यक तत्व। पूंजी के आवश्यक तत्वों में देखेंगे पूंजी के प्रमुख तत्व होते हैं। एक होता है केवल धन ही पूंजी हो सकता है। तो जो पदार्थ धन नहीं है वह पूंजी का रूप नहीं ले सकता, जैसे प्राकृतिक हवा, प्राकृतिक प्रकाश आदि। इस दृष्टि से पूंजी को धन माना गया है। तो पूंजी वही होगा जिसे धन ही पूंजी होगा, जो धन ही नहीं है वो कभी पूंजी भी नहीं हो पाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे पूंजी मनुष्य द्वारा निर्मित है, तो केवल वही धन पूंजी कहलाएगा जो मनुष्य द्वारा उत्पन्न किया गया हो। प्रकृति प्रदत्त पदार्थों को पूंजी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता। तो डेफिनेशन में अपन ने पढ़ा था कि पूंजी वही होगा जो जिसका कोई शुल्क अदा हो। तो जो प्रकृति से प्राप्त चीज़ें होती हैं, पर्वत, नदियाँ, पेड़ पौधे, इनका कभी शुल्क नहीं दिया जाता, इसलिए यह पूंजी में नहीं आते। केवल वही धन पूंजी कहलाता है जो मनुष्य द्वारा उत्पन्न किया जाता है। मनुष्य श्रम द्वारा जो उत्पन्न करता है, वही श्रम के रूप में जो उसको धन मिलता है वह पूंजी होता है और जो उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट देखेंगे धन का प्रयोग उत्पादन कार्यों में होना आवश्यक है। मनुष्यकृत धन केवल वह भाग है जो पुनः उत्पादन के लिए आवश्यक प्रयोग में लाया जाता है। तो धन का केवल वह भाग जो उत्पादन में प्रयोग में लाया जा रहा है वही पूंजी कहलाएगा। जैसे घर में लगा टीवी पूंजी नहीं है, परंतु किसी कारखाने या उद्योग में लगा टीवी पूंजी है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये डिफाइन कर रहा है। बेसिकली मेनली जो इसका कोर है वो ये याद रखिएगा कि जो भी धन उत्पादन में यूज़ होगा उसको पूंजी कहेंगे। नेक्स्ट देखें पूंजी का स्वरूप में है पूंजी धन तथा वस्तु। पूंजी धन तथा वस्तु दोनों के रूप में हो सकती है, धन भी हो सकता है और वस्तु भी हो सकती है। धन मीन्स इन कैश भी हो सकता है आपके पास, और वस्तु मीन्स भूमि हो सकती है, मशीन हो सकती है, ये दोनों ही पूंजी में आएंगे। फिर पूंजी के लक्षण या विशेषताएं देखेंगे। तो पूंजी के लक्षण या विशेषताओं में उत्पादन के साधन के रूप में पूंजी की प्रमुख विशेषताएं या लक्षण है। सबसे पहला है उत्पत्ति का निष्क्रिय साधन। तो पूंजी उत्पत्ति या उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है। पूंजी स्वयं कोई कार्य नहीं करती, यह श्रम की सहायता से उत्पादन कार्य कर सकती है। उत्पत्ति का निष्क्रिय साधन है पूंजी। पूंजी उत्पत्ति या उत्पादन में एक निष्क्रिय साधन है, मतलब वो खुद से कोई काम नहीं करती। अगर उस पर श्रम किया जाएगा किसी प्रकार का, तब वो आपको उत्पादन में सहायता करेगी। जैसे मशीन रखी हुई है तो वो खुद कुछ काम नहीं करेगी, अगर कोई श्रमिक उसको चलाएगा, उससे जो धन प्राप्त होगा उसको पूंजी कहेंगे। तो पूंजी का उपयोग श्रम की सहायता से उत्पादन कार्य में होता है, जबकि वो खुद एक निष्क्रिय साधन होती है। नेक्स्ट देखेंगे मनुष्य के श्रम द्वारा निर्माण। पूंजी प्रकृति द्वारा प्रदत्त निःशुल्क उपहार नहीं है, इसका निर्माण व्यक्ति स्वयं करता है। तो पूंजी का निर्माण व्यक्ति स्वयं करता है, अतः पूंजी श्रम द्वारा उत्पादित होती है, इसलिए इसे संचित श्रम कहा गया। तो संचित श्रम इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि यह मनुष्य द्वारा उत्पन्न होती है, प्रकृति द्वारा प्राप्त नहीं होती। नेक्स्ट देखेंगे उत्पादन का अनिवार्य साधन नहीं। पूंजी उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन है, परंतु अनिवार्य साधन नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है, पर ऐसा नहीं है कि केवल इसी की वजह से उत्पादन होगा। यह उत्पादन का गौण उपादान है। उपादान मीन्स साधन, क्योंकि भूमि तथा श्रम के बिना धन का उत्पादन संभव नहीं है। भूमि तथा श्रम के बिना अगर आपके पास पूंजी है भी, तब भी उससे आपको धन प्राप्त नहीं होगा या आपका उत्पादन शुरू नहीं होगा, परंतु बड़े स्तर पर उद्योगों में पूंजी अनिवार्यता होती है। तो पूंजी अनिवार्य उत्पादन का अनिवार्य साधन पूंजी नहीं है, अनिवार्य साधन नहीं है, परंतु महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे उत्पादन के एक स्थायी साधन नहीं। उत्पादन का एक स्थायी साधन नहीं है। पूंजी उत्पादन का स्थायी साधन नहीं है, क्योंकि उपयोग करने पर एक समय के बाद पूंजी नष्ट हो जाती है, तो इसलिए स्थायी नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे उत्पादन का परिवर्तनशील और लोचदार साधन। पूंजी उत्पादन का परिवर्तनशील या लोचदार साधन है, क्योंकि इसे आवश्यकता के अनुसार घटाया या बढ़ाया जाता है। तो पूंजी को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, इसलिए इसको परिवर्तनशील या लोचदार साधन कहा गया है। नेक्स्ट देखेंगे अत्यधिक गतिशील साधन। उत्पत्ति के अन्य साधनों की अपेक्षा पूंजी में अधिक गतिशीलता पाई जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है इसको। आय प्राप्ति का स्रोत है। हाँ, पूंजी आय प्राप्ति का स्रोत है। पूंजी भूतकाल की बचतों का परिणाम है। पूंजी क्या है? भूतकाल की बचतों का परिणाम है। भूतकाल की बचतों का परिणाम। नेक्स्ट देखेंगे पुनरुत्पादन की आवश्यकता। पूंजी स्थायी नहीं होती, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है, इसलिए इसको स्थायी नहीं कहेंगे। कच्चा माल यदि लंबे समय तक प्रयोग नहीं किया गया तो उसके खराब होने का भय रहता है। इसी प्रकार मशीनों के लगातार प्रयोग से उसमें घिसावट आ जाती है, तो पुनरुत्पादन की आवश्यकता, पूंजी स्थायी नहीं होती। नेक्स्ट देखेंगे परोक्ष या अप्रत्यक्ष मांग। पूंजी द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उनकी मांग पर ही पूंजी की मांग निर्भर करती है। पूंजी की मांग परोक्ष या अप्रत्यक्ष होती है।
तो अप्रत्यक्ष क्यों होती है? क्योंकि पूंजी आपसे कोई डायरेक्ट नहीं मांगता। अप्रत्यक्ष रूप से अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ रही है तो उस वस्तु को बनाने में पूंजी भी लगेगी, तो पूंजी इनडायरेक्ट मांग है। नेक्स्ट देखेंगे पूंजी का वर्गीकरण या प्रकार। तो पूंजी का कार्य और प्रयोग के आधार पर पूंजी निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। चल अचल होती है। चल वह होती है जो टिकाऊ होती है, जिसका जीवन काल काफ़ी लंबा होता है, उसे अचल पूंजी कहते हैं। मशीनें, यंत्र, ये सब अचल हैं क्योंकि ये खुद से चल नहीं सकती, कहीं पर जा नहीं सकती, लेकिन इनका जीवन काल लंबा होता है और यह टिकाऊ होती है। वह पूंजी जो एक ही बार प्रयोग में आने पर समाप्त हो जाती है चल पूंजी कहलाती है। जैसे कि चीनी और कोयला, एक ही बार प्रयोग होगा इनका और ये समाप्त हो जाएंगे, तो इसको बोलेंगे चल संपत्ति। उसके बाद देखेंगे उत्पादन एवं उपभोग पूंजी। उत्पादन एवं उपभोग पूंजी। उत्पादन पूंजी वह है जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन के लिए प्रयुक्त की जाती है, जैसे कच्चा माल, बीज। तो प्रत्यक्ष रूप से जो उत्पादन के लिए प्रयुक्त की जाती है, जैसे कि कच्चा माल हो गया, बीज हो गया, ये उपभोग पूंजी उत्पादन पूंजी है। और उपभोग पूंजी वह है जिसका उपयोग उपभोग के लिए किया जाता है। यह प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती, पर कहीं ना कहीं सहायता करती है, जैसे कि शिक्षा हो गया, भोजन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, आवास आदि। यह उपभोग पूंजी है। और उत्पादन पूंजी जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन के लिए प्रयुक्त की जाती है उसे उत्पादन पूंजी कह देंगे। नेक्स्ट देखेंगे विशिष्ट तथा अविशिष्ट पूंजी। तो विशिष्ट पूंजी का प्रयोग केवल एक ही कार्य में होता है, इसलिए इसे एकार्थी पूंजी भी कहा जाता है। जब विशिष्ट पूंजी का उपयोग एक ही काम में होता है, जैसे रेल की पटरी व रेल का इंजन आदि, तो इसका उपयोग केवल रेल चलाने के लिए होगा, तो इसलिए बोलेंगे इसको एकार्थी पूंजी या विशिष्ट पूंजी। अविशिष्ट पूंजी देखेंगे तो अविशिष्ट पूंजी अनेक उपयोग संभव है। इसे एक प्रयोग से निकालकर दूसरे प्रयोग में लगाया जाता है, जैसे कच्चा माल, विद्युत शक्ति, मुद्रा। तो विद्युत शक्ति ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर कारखाने में ही विद्युत शक्ति जाएगी, विद्युत हर जगह उपलब्ध होती है और इसका प्रयोग हर एस्पेक्ट में होता है, तो इसको अविशिष्ट पूंजी कहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे वेतन एवं सहायक पूंजी। तो वेतन पूंजी का प्रयोग उत्पादन कार्य में लगे हुए श्रमिकों के भुगतान के लिए होता है। तो वेतन पूंजी वह होता है जो श्रम कर रहे हैं कारखाने में, उनको केवल वेतन देने में। तो वेतन देने में जो पूंजी का यूज़ होता है उसको वेतन पूंजी कह दिया। सहायक पूंजी कैसे कह दिया, किसे बोल दिया? सहायक पूंजी के सहयोग से उत्पादन कार्य में लगा हुआ श्रमिक और अधिक उत्पादन करता है, जैसे मशीन और कच्चा माल। श्रम मशीनों द्वारा होगा तो सरलता से होगा, तो जो वह श्रमिकों द्वारा किसी मशीन का प्रयोग, ये सहायक पूंजी है। तो मशीन हो गई सहायक पूंजी और जो वेतन के लिए दी जा रही होगी वो हो गई वेतन पूंजी। नेक्स्ट देखेंगे भौतिक अभौतिक। तो पूंजी, भौतिक पूंजी वह पूंजी होती है जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाता है। भवन, उपकरण, बैल, मतलब जो दिखाई दे रहे हैं उसको भौतिक पूंजी बोल देंगे, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा रहा है। अभौतिक या व्यक्तिक पूंजी के अंतर्गत व्यक्ति के निजी गुण, बुद्धि, योग्यता को सम्मिलित किया जाता है। ये गुण व्यक्ति अधिक कुशल योग्यता को सम्मिलित बनाते हैं, जैसे वकील की वकालत ज्ञान, अध्यापक की पढ़ाने की योग्यता। ये आप किसी को बांट नहीं सकते। वकील को वकालत आती है तो वह केवल उसी को आएगी, और यह अप्रत्यक्ष, किसी को दिखेगी नहीं जब तक कि वो बताएगा नहीं कि मैं पेशे से वकील हूँ। नेक्स्ट देखेंगे व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक पूंजी। तो व्यक्तिगत और सार्वजनिक पूंजी। व्यक्तिगत निजी पूंजी वह पूंजी है जिस पर व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है और जिसका वह इच्छा अनुसार उपयोग करता है, जैसे मकान का, कार का आदि। और सार्वजनिक पूंजी वह है जो संपूर्ण समाज का अधिकार होता है, जैसे पार्क, मंदिर, धर्मशाला आदि। व्यक्तिगत पूंजी में देखेंगे व्यक्तिगत पूंजी वह पूंजी जिस पर व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, मकान, कार हो गया, और सार्वजनिक पूंजी पार्क, मंदिर, धर्मशाला हो गए। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पूंजी। राष्ट्रीय पूंजी वह पूंजी है जो राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत उसी राष्ट्र की होती है, राष्ट्र की रेलें और सड़कें आदि। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी जिस पर एक से अधिक देश अथवा विश्व का अधिकार होता है, जैसे कि विश्व बैंक। नेक्स्ट देखेंगे देशी और विदेशी पूंजी। देशी पूंजी वह पूंजी है जिसका एक देश के अंदर निर्माण होता है। विदेशी पूंजी वह पूंजी है जिसे विदेशों से आयात किया जाता है। जिसको विदेशों से आयात किया जाता है उसे विदेशी पूंजी कहेंगे या विदेशी निवेश कहेंगे, और देशी पूंजी उसे कहेंगे जो देश के अंदर जिसका निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से पूंजी। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से पूंजी किसे कहते हैं? समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सामाजिक पूंजी की अवधारणा को प्रासंगिक बनाने का श्रेय अमेरिकी समाज विज्ञान तथा फ्रांसीसी समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीम को जाता है। तो समाजशास्त्र की दृष्टि से जब पूंजी को देखा जाता है तो उसका दृष्टिकोण दिया है किसने? इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम कहाँ के थे?
फ्रांस के थे। नेक्स्ट देखेंगे, वैश्विक स्तर पर ऐसा माना जाता है कि 2 विश्व युद्ध, महामंदी आदि के कारण मानवतावाद का बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ। इस विमर्श को लेकर रॉबर्ट पुटमैन ने सामाजिक पूंजी की अवधारणा के विविध पक्षों का अध्ययन किया। तो रॉबर्ट पुटमैन को याद रखिए, सामाजिक पूंजी की विविध अवधारणाएं बताई हैं रॉबर्ट पुटमैन ने, और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण बताया है पूंजी को लेकर एमाइल दुर्खीम ने। नेक्स्ट देखेंगे, पुटमैन ने सामाजिक पूंजी के संदर्भ में सामाजिक नेटवर्क, आपसी जुड़ाव या लगाव को सामूहिक उत्पादकता के लिए अनिवार्य बताया है। तो सामूहिक उत्पादकता के लिए क्या अनिवार्य है पूंजी के संबंध में? सार्वजनिक नेटवर्क मीन्स आपसी जुड़ाव या लगाव। तथा उन्होंने यह भी बताया कि लोग समूह में रहकर अपने समान हितों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से सामाजिक संगठन के सभी रूप अंतर्वैयक्तिक संबंधों से बंधे होते हैं। तो इसमें दिया है कि अगर आप समूह में रहकर कोई भी काम करोगे तो सभी के हितों की पूर्ति कर सकते हैं। तो उन्होंने बेसिकली सामाजिक नेटवर्क की इम्पोर्टेंस बताई है किसी भी चीज़ के उत्पादन में। तो पुटमैन का नाम याद रखिए। फिर देखेंगे 90 के दशक में रॉबर्ट पुटमैन ने अपनी पुस्तक वॉलिंग एलोन, तो इनकी पुस्तक थी वॉलिंग एलोन, वॉलिंग एलोन में इन्होंने बताया कि अमेरिकी समाज में व्यावसायिकता एवं व्यक्तिवाद, सामुदायिकता भवनों की कमी को लेकर उदाहरण दिया कि अमेरिकी लोग एक बॉलिंग एली किसी खेल को अकेले खेल रहे हैं, जबकि कुछ समय पूर्व वहाँ लोग मिलकर खेलते थे। इस तरह से 90 के दशक में हुई चर्चा से पूर्व सामाजिक पूंजी के विचार के साथ समुदाय की अवधारणा नहीं जोड़ी जाती थी, परंतु पुटमैन और अन्य समाजशास्त्रियों ने तर्क दिया कि सामाजिक पूंजी का महत्व व्यक्ति तक ही सीमित नहीं बल्कि यह सामाजिक हितों की गारंटी को भी सुनिश्चित करता है। तो बेसिकली इन्होंने समूह में रहकर जो व्यक्ति के हितों की रक्षा होती है उसके बारे में बात की है। नेक्स्ट देखेंगे, पुटमैन के बाद एलेक्स अमेरिका द टॉकविल ने अमेरिकी लोकतंत्र के संबंध में स्वयंसेवी संस्थाएं, हित समूह और नागरिक संगठन की निरंतर अन्योन्य क्रिया के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था की एकजुटता पर बल दिया है। तो पुटमैन ने समाजशास्त्रीय उसमें तर्क दिया है कि सामाजिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है कि लोग एकजुट होकर रहें। नेक्स्ट देखेंगे श्रम। नेक्स्ट टॉपिक है श्रम। श्रम में देखेंगे अर्थव्यवस्था और समाजशास्त्र के उत्पादन में 3 साधनों श्रम, भूमि, पूंजी का अत्यंत महत्व है। कोई भी शारीरिक मानसिक कार्य जो आर्थिक दृष्टिकोण से किया जाता है, जिस कार्य के बदले आर्थिक प्रतिफल प्राप्त होता है, उसे श्रम कहते हैं। डॉक्टर, वकील, इंजीनियरिंग, व्यापारी, नाई, धोबी इत्यादि वे लोग नहीं आते जो कार्य के बदले आर्थिक भुगतान नहीं लेते, जिनका कार्य जीविका कमाने के लिए नहीं किया जाता, जैसे घर में कार्य कर रही महिलाएं, अपने बच्चों को पढ़ाने वाले पिता व स्कूल जाने वाले बच्चे, बुजुर्ग व्यक्ति। तो श्रम केवल उसी को कहेंगे जिसके बदले में आपको धन प्राप्त हो रहा है, केवल उसी को श्रम कहेंगे। कोई भी ऐसा कार्य जो आप ड्यूटी के रूप में कर रहे हैं उसको श्रम नहीं बोला जाएगा। श्रम का अर्थ एवं परिभाषाएं। श्रम का अर्थ प्रोफेसर मार्शल के द्वारा देखेंगे। श्रम का अर्थ मनुष्य के आर्थिक कार्यों से है, चाहे वे शारीरिक हो या मानसिक हो। तो किसी का कार्य आर्थिक रूप में है, अगर उसका बेसिक उद्देश्य यह है कि उसको उससे अर्थ कमाना है, तो वह शारीरिक हो या मानसिक हो, वह श्रम में आएगा। वहीं पीगू ने बोला है कि वह पारिश्रमिक या सेवा जिसे द्रव्य द्वारा मापा जाता है श्रम कहलाता है। मतलब कितने घंटे कार्य किया, कितना अर्थ उससे आपको प्राप्त हुआ, इस तरह का जो भी आप श्रम करते हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, उसे श्रम बोला जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे उत्पादन के साधन के रूप में श्रम का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि उत्पादन के 3 साधन श्रम ही सजीव